हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 122 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 123 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, 1757 के बाद एक बंगाल राज्य उभर कर आया जो कि एक प्रायोजित राज्य भी था और लुटा हुआ राज्य भी। टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने क्या लिखा है? 1757 में प्लासी की युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथ में बंगाल की शासन की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से आ गई, जहां बंगाल की राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र की दशा व दिशा ही बदल गई। बंगाल पर तो शासन वहां के नवाब के हाथ में ही था, लेकिन शासन की शक्ति ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गई। अर्थात कंपनी की मर्जी से शासन व्यवस्था चलने लगी और नवाब ब्रिटिश के इशारों में चलने वाला कठपुतली मात्र बन गया। वहीं दूसरी ओर मीर जाफर के नवाब बनने के बाद कंपनी उपहार के रूप में, युद्ध में हार की नुकसान भरपाई के रूप में एवं बंगाल में व्यापार के लिए प्राप्त विशेषाधिकार से बंगाल के राजकोष को खाली करने का काम किया। अब कंपनी को बंगाल में इतने राजस्व की प्राप्ति होने लगी कि उसने अपनी बुलियन की प्रवाह को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, ये कंपनी के अधिक से अधिक राजस्व हासिल करने के लिए वहाँ की जनताओं नहीं, यहाँ पे आप वर्ड यूज कीजिएगा जनमानस, वहाँ के जनमानस में आर्थिक शोषण करने लगी थी एवं दस्तक का दुरुपयोग करके निजी व्यापार से अधिक धन की प्राप्ति करने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल अकाल के ग्रस्त में जा पहुंचा और ब्रिटिश यहाँ से प्राप्त राजस्व से अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत कर भारत के साथ बाह्य राज्यों मिस्र, आसा, अंतरिक्ष, मॉरिशस आदि में विजय पताका फहराया। अतः प्लासी के युद्ध ने बंगाल जैसे समृद्ध राज्य की आर्थिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। बक्सर की लड़ाई आगे चलकर इसी लूट के विरोध का परिणाम थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने लिखा है। मतलब आपके प्रीवियस प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा काफ़ी अच्छा उत्तरोत्तर विकास मिला। मतलब आपने इस प्रश्न में, हालांकि पूरी तरीके से तो ना सही, लेकिन 95% तक आपने टू द पॉइंट लिखने का प्रयत्न किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने बिल्कुल जो एक प्रस्तुतिकरण होता है या जो एक आप कह सकते हो प्रेजेंटेशन है, कि आपके उत्तर में जो पैरा के चेंज के फॉर्मेशन को, छोटे छोटे पैरा, लेखन शैली अच्छी, ये बात अलग है। कहीं पे का की का बस थोड़ा सा अंतर है, वो भी धीरे धीरे सुधर जाएगा, वो छोटी सी बातचीत होती है। कई जगह पे शब्दों की बस मिस्टेक है, जैसे जनताओं, तो वहाँ आ जाएगा धीरे धीरे सुधार। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपको कैसे अपने पैरा को खंडित करना है, कैसे अपने आप को हल एक पैरा में अलग ढंग से उत्तर देना है, वो आपने काफ़ी अच्छा लिखा है। क्लियर? और मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर अच्छा है, लेकिन मैं अच्छा बोल रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब इसको और अच्छा कैसे आप बना सकती हैं, इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हुए। देखिए, क्योंकि हम इस पर अब आपको डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया है फ्रेमिंग के तौर पर। तो हम क्या करेंगे, आपकी ही लाइनों को कैसे और बेहतरीन बना सकते हैं, मतलब इनके क्रम को ऊपर नीचे करके कैसे हम अपनी लाइन को और बेहतर कर सकते हैं, इसे बस जानने का प्रयत्न करेंगे। आप क्या करें कि अपने प्रश्न को, जो आपके प्रश्न का ये दूसरा पैरा है ना, बंगाल पर शासन, इसको शुरू में बताएं। 1757 की प्लासी की एक लड़ाई तो यहाँ से लें, लेकिन इस पैरा को आप शुरू में बताएं। और जब आप शुरू में इसे बताएंगी तो क्या होगा कि प्लासी की लड़ाई के साथ साथ ये प्रायोजन का शब्द भी क्लियर हो जाएगा। और जब प्रायोजन का ये शब्द क्लियर हो जाए तो इसी दिशा में बढ़ते हुए, अब आपने जैसे यहाँ पे लिखा ना, वहीं दूसरी ओर, ये मत लिखना, यहाँ पे लिखना इसी दिशा में बढ़ते हुए कंपनी को कठपुतली नवाब से मिले राजस्व की प्राप्ति व उपहार के रूप में मिला धन न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि बाहर से आने वाले या मात्र देश से आने वाले बुलियन के प्रवाह को भी रोक दिया। और इस तरीके से कंपनी ने बंगाल में शोषण की उस भयावह स्थिति को जन्म दिया, या उस व्यवस्था को जन्म दिया, जो आगे चलकर बंगाल को अकाल के ग्रस्त में समायोजित कर दिया। क्लियर?
तो आप ऐसे जब लिख दोगी तो क्या होगा कि आपका ये पूरा प्रश्न इस लाइन पे इनकोड हो जाएगा, मतलब इस पूरे के पूरे पेज पे। क्लियर। और जब यहाँ पे इनकोड हो गया, अब आप यहाँ पे दूसरे पेज पे इसको बताना शुरू करो और डिटेल से। और क्योंकि इसका खंडन तो आपको करना नहीं है कि ये गलत है कि सही है, ये सत्य है, तो सत्य को और सत्य बनाने के लिए तथ्य और तर्क का और अच्छे से समायोजन कर दो और इसको आज़ादी के बाद तक यानी कि 1947 की स्थिति से जोड़ दो। क्लियर। क्योंकि ऑलरेडी आपने इस लाइन को यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया। अब बचते हैं आपके 50 शब्द, ये 100 वर्ड में आपका एक्सप्लेन होगा। क्लियर। अब बचते हैं 50 वर्ड और उस 50 वर्ड में लाइन को ऐसे समायोजित करो कि ये व्यवस्था यहीं तक नहीं थमी, बल्कि बक्सर की विजय के बाद इसमें और ज़्यादा प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई और आगे चलकर कंपनी ने अपनी कई सारी नीतियों, चाहे सहायक संधि हो, चाहे मुक्त व्यापार की नीति हो, चाहे फिर वित्तीय पूंजीवाद हो, इसके माध्यम से न केवल भारतीय हथकरघा और शिल्प उद्योग का पतन किया, बल्कि भारतीय जनमानस के में गरीबी के उस इनपुट को बढ़ावा दिया जिसको दूर करना आज भी वर्तमान सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। तो इससे एग्जामिनर को लगेगा, अरे वाह, आपने 1757 की घटनाओं को न केवल संदर्भित किया बल्कि 1947 के बाद वर्तमान सरकार गरीबी को लेकर जो परेशान है, इतनी योजनाएं चलाने के बावजूद भी असफल है, तो उसकी जड़ को भी आपने सरकार को इंगित कर दिया। समझ गए। तो ये जो डायमेंशन होगा ये आपके उत्तर को अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा या कहें कि अन्य संस्थानों और पुस्तकी लेखन की अपेक्षा इतना मौलिक बना देगा कि एग्जामिनर आपको नंबर देने से रुक ही नहीं पाएगा। तो आप ऐसा इसे कर सकती हैं। क्लियर। तो ऐसा जब कर लेंगे तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा और हो जाएगा। और एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब मैं जैसे आपके उत्तर को चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों के पास इसकी हार्ड कॉपी तो होती ही है, तो जब मैं ये चेक करता हूँ तो आप लोग अपनी इस हार्ड कॉपी को लेकर बैठा करें। क्लियर। और जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ, एक दो पॉइंट, उनको सिनॉप्सिस के रूप में क्या किया करें कि जो ये साइड की लाइनें होती हैं ना, यहाँ पर ऐड कर लिया करें कि हाँ मास्टर ने बोला है कि इसको 1947 से ऐड कर लें। बस इतना ही लिखा करो कि 1947 से ऐड कर लें। फिर आप ये बता दो कि मास्टर ने कहा है कि हथकरघा, शिल्प और इन सारी चीज़ों का भी जिक्र कर दें, वित्तीय पूंजीवाद, औद्योगिक मुक्त व्यापार, इन सब का जिक्र कर दें, वाणिज्यिक चरण को जिक्र कर दें। और जब आपने इतने पॉइंट यहाँ पे लिख लिए तो इन फ्यूचर जब आप इस प्रश्न को फिर से लिखोगी तो आपको ये 5 पॉइंट अपने आप यहाँ पे मिले होंगे पहले से, और इनको यहाँ पे इनकलकेट कर दोगी तो आपका उत्तर और अच्छा हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हर एक प्रश्न में आप सभी लोग किया करें कि आप यहाँ पे देखें अपना प्रश्न और आपके पास तो हार्ड कॉपी होती है तो उसमें यहाँ पॉइंट के सजेशंस को ऐड कर लिया करें, तो इससे आपका उत्तर आपसे भी और बेहतर हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है न केवल इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा बल्कि एक दो नई चीज़ फिर से आपको सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।